नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पाठ 12 रानी, जो कि एक रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का, जिसमें महादेवी वर्मा ने रानी नामक घोड़ी का रेखा चित्र अंकित किया है। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे कि शुरू में रानी जब बच्चे इंदौर में पालन पोषण हुआ था महादेवी वर्मा का, उस समय वह छोटी थी बहुत। तो 2 बहनें थी, एक भाई था। आलीशान उनका इंदौर में बहुत ही बड़ा बंगला था। तो इंदौर रियासत, एक गुजराती में हम कहते हैं रजवाड़ू पहले, तो वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे घोड़े देखने को मिलते थे। तो महादेवी जो है अपने भाई और बहन के साथ शहर में जब घूमने जाते तो अंग्रेज़ों के छोटे छोटे बच्चे वह घोड़े के बच्चों पर बैठते हुए ये देखते, तो इनको भी इच्छा होती है कि हमारे पास भी घोड़ा होना चाहिए। पिताजी के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमें भी घोड़ा चाहिए, बच्चा चाहिए। तो पिताजी बच्चों के कहने पर एक चॉकलेटी रंग का सुंदर घोड़े का बच्चा वह ले आते हैं। अब उनको रखने के लिए घर में अस्तबल नहीं था, तो बरामदा जो था वहाँ पर दीवार गिराकर एक दरवाज़ा लगाकर उनके लिए खास ये व्यवस्था की गई और उसकी देखभाल करने के लिए एक नौकर जिसका नाम था छुट्टन, उसको रखा गया। तो शुरू में बच्चों को रानी की ईर्ष्या होती है और थोड़े दिनों तक वह रानी से नाराज रहते हैं, दूर रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे रानी का व्यवहार इतना अच्छा था कि बच्चे उनके साथ घुल मिल जाते हैं। बच्चों को उनके साथ एक अलग तरह का लगाव हो जाता है। अब जहाँ पर रानी को बांधा जाता था, सब बच्चे अपना सामान लेकर, अपना खिलौना, इसीलिए जहाँ पर उनको रखा गया था, बरामदा जो था, तो वहीं पर ये बच्चे अपने सारे खिलौने लेकर, अपना सारा सामान लेकर वहीं पर चले जाते हैं और वहीं पर वह उसके साथ खेलते हैं। मतलब उसका ऑफिस ये बन जाता है। अब बच्चे उसके साथ खेलते हैं तरह तरह से और बहुत ही लगाव हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि जब रानी ये बच्चों को न देखती तो एकदम वह व्याकुल हो जाती। उसके बाद महादेवी कहती है कि फिर हमारा कार्यक्रम ये शुरू होता है, घुड़सवारी का कार्यक्रम। तो लेखिका महादेवी और उसकी बहन के लिए सामान्य छोटी लेकिन सुंदर जिन पिताजी ले आए और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जिन बनाई गई जिसमें अगर संतुलन बिगड़ जाता है फिर भी गिरने का भय नहीं था। अब बाहर एक चबूतरा था, वहाँ पर ये खड़े हो जाते हैं। छुट्टन रानी को लेकर आता है और चबूतरे पर चढ़कर जो है वह बच्चे वह रानी के ऊपर चढ़ते और एक चक्कर वह छुट्टन वह लगाता। लेकिन एक चक्कर से बच्चों को संतोष नहीं होता था, तो फिर क्या करते कि जहाँ पर उसको बांधा जाता था वहाँ पर बच्चे जाते हैं, उसकी गर्दन में झूला झूलते हैं, स्टूल ले आते हैं, स्टूल पर चढ़कर वह ऊपर जो है वह चढ़ते हैं। लेकिन फिर भी ये संतोष नहीं होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। और अंत में एक दिन जब छुट्टी थी तो दोपहर के समय सब जब सो जाते हैं, तो सो जाने पर ये बच्चे जो है चुपके उसके ऊपर चढ़ते हैं और ये जो है चक्कर लगाते हैं। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। बच्चों में छोटे बच्चे जो होते हैं वह नादान होते हैं, भोले होते हैं, भेदभाव उसमें नहीं होता। चेतना होती है लेकिन सामान्य चेतना होती है और इस कारण से बच्चों को लगता है
कि वनस्पति, प्राणी, पशु, पक्षी सब उसे अपने परिवार की तरह लगते हैं। भेद जब बुद्धि आती है ना, जब बच्चे बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, वैसे वैसे समझ उसमें आ जाती है, चेतना आ जाती है, बुद्धि आ जाती है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें ये चेतना नहीं होती, ये बुद्धि नहीं होती, उसे तो सब अपने लगते हैं। वनस्पति हो या प्राणी हो या पशु हो या पक्षी हो। आपको पता होगा एक उदाहरण कि जब छोटा बच्चा होता है, 1 आध 2 साल 3 साल का होता है, आपको पता है कि खिलौना होता है, उसके पास कार्टून होता है या कोई खिलौना होता है, तो आप बच्चों को चॉकलेट ला के देते हैं तो वह खुद खाता है और खिलौने को भी खिलाता है। क्यों खिलाता है? उसे ये पता नहीं है कि ये खिलौना है, उसे तो ये लगता है कि जैसा मैं हूं वैसा ये भी है, और इसलिए वो उसे खिलौना जो है, जो होता है, उसे वो चॉकलेट खिलाता है। आपने ये देखा होगा। क्यों ये करता है? क्योंकि उसे लगता है कि मैं जैसा हूं वैसा ये भी है। उसी तरह पशु, पक्षी, प्राणी, 2 साल का, उसे डर नहीं होता। डर क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये सांप है, ये जहर इसमें होता है, ये काटेगा तो मर जाऊंगा। बिल्कुल ये ज्ञान नहीं होता। उसे तो लगता है कि जैसा मैं हूं वैसा ये भी है, और पकड़ लेता है, खेलने लगता है। तो बच्चे जो है वह रानी के साथ एकदम पूरी तरह से जो है वह ये हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। निकी रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी, और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। तो निकी जो है वह रानी की पूंछ से वह झूलने लगता था। रोजी जब उसकी इच्छा हो तब जो है उसकी गर्दन पर उछलकर वह चढ़ती, नीचे कूदती, और ये बच्चे जो है वह उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते जैसे मयूर सिंहासन पर बैठे हो। जिस तरह से कोई राजा सिंहासन पर बैठा हो, उसी तरह बच्चे जो है उसकी पीठ पर बैठते। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह ढुलकी चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। तो रानी जैसे ही कोई उसके ऊपर बैठता तो रानी को पता चल जाता है कि ये डरपोक है या कायर है, या मतलब जो है ये डर रहा है। तो जैसे ही कोई उसकी पीठ पर चढ़ता और उसके बाल पकड़ लेता तो रानी धीमे धीमे जो है, ढुलकी चाल मतलब धीमे धीमे वह जो है वह घुमाती। लेकिन एक बार लेखिका कहती है कि मैं रानी के ऊपर बैठी और भाई के हाथ में एक छोटी सी पतली एक संटी मतलब सोटी थी लकड़ी की। चोट तो लगी ही नहीं थी, एकदम धीरे से मारी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति ऊपर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। तो संटी जो थी वह धीरे से मारी, चोट लगने का तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन क्या हुआ, उसे कुछ भूतकाल उसका याद आ गया या कुछ क्या हुआ पता नहीं। वह ऐसी जोर से वह भागी मानो नदी नाले सब जो है उसको पकड़ने के लिए वह दौड़ रही हो, एकदम तेजी से वह भागी। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला। वह उड़न खटोला हो गया, रोप पे होता है ना उड़न खटोला। तो एकदम तेजी से वह भागने लगी। महादेवी कहती है कि मैंने थोड़े समय तक अपने आप को संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। लेकिन गिरना जो है वह निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। तो गिरी महादेवी, और जैसे ही गिरी तो रानी को भी जो भूतकाल में चली गई थी, अतीत मतलब भूतकाल में, वो वर्तमान में लौट आई और एकदम निश्चल मतलब स्थिर वह खड़ी रह गई। उसे पछतावा होता है कि मैंने एक बच्ची को जो है वह गिरा दिया, तो अपनी भूल पर उसे पछतावा होता है और वह किसी मूर्ति की तरह एकदम स्थिर वहाँ पर खड़ी रह जाती है। साथियों,
कि चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। तो साथी जो थे वह सब एकदम चिल्लाने लगे, ज़ोर ज़ोर से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक महादेवी कहती है कि मुझे आराम करना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि तो मैं उसके पास गई, रानी के पास। तो पश्चाताप भरी दृष्टि से महादेवी को रानी ने देखा तो वह जोर जोर से हिनहिनाने लगती है, मतलब अपना दुख प्रकट करती है। और ये देखकर महादेवी कहती है कि मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। एक दिन की बात है, भाई का जन्मदिवस था तो नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। हाँ, तो जब भी कोई नया आभूषण या कोई भी वस्तु कपड़े लेते हैं तो पहनकर रानी को दिखाने जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेरमुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। तो सुंदर छोटे छोटे आगे शेरमुंह वाला ये कड़ा था दोनों हाथों में, भाई पहनकर रानी को दिखाने गया। क्या सूझा उसे, उसके मन में क्या आया, दोनों कड़े उतार कर रानी के जो कान थे छोटे छोटे, दोनों कान में एक एक वह उसने पहना दिया। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए, फिर खेलने लगे और कड़े भूल गए बातों ही बातों में। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। शाम हो गई, माँ ने देखा कि भाई के हाथ में जो कड़े मैंने पहनाए थे वह तो नहीं है, कहाँ है। तो पूछा तो कहीं पर भी कड़ों का पता नहीं। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। रानी के पास गए, भाई ने कहा था कि मैंने रानी के कान में पहनाए थे। तो सब रानी के पास गए और ऐसे पैरों से जो है ऐसे अपने कान को वह ऐसे करती है और नीचे ज़मीन पर जो है वह पैर पटकती है और हिनहिनाती है। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी लगा कि ये कुछ दिखा रही है, तो वहाँ पर जो है मिट्टी हटाई। किसी ने कुछ गहरा खड्डा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। तो वहाँ पर किसी ने जो है ये उसके कानों में से कड़े उतार कर वहाँ गड्ढा खोदकर जो है उसमें कड़े जो है वह डाल दिए थे। हालांकि किसने ये किया था ये पता नहीं चला, लेकिन उस घटना से रानी जो है वह घर में सबका आदर्श ये बन गई। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक लेखिका कहती है कि एक घटना है जो बहुत ही विचित्र है और आज भी मुझे याद है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। अब रानी बड़ी हो गई थी, तो एक सवेरे जब हम उठे तो रानी के पास एक छोटा सा बच्चा था घोड़े का। यह कहाँ था कह कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। तो आश्चर्य हुआ बच्चों को। रामा के पास गए कि ये बच्चा कहाँ से आया, ये कहाँ था। पूछ पूछ कर रामा को थका दिया और थकने के बाद उसने ये कह दिया कि ये रानी के पेट में था, पड़ा पड़ा जो है उसका दाना चारा वह खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा और भी है, और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तो भाई ने कहा कि उसके पेट में और भी ऐसे बच्चे हैं। तो रामा ने कह दिया हाँ। अब तो हमें विस्मित भी हुआ और क्रोध भी, आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। गुस्सा इस बात का कि ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। गुस्सा इस बात का कि ये छोटे बच्चे जो है वह कुछ काम धंधा करते नहीं और बेचारी जो है वह रानी दिन भर हमें घुमाती रहती है, उसका दाना चारा खाकर निकाल ले। तो भाई ने कहा कि रानी का पेट चीरकर, उसमें बहुत है और भी है, तो उसका पेट चीरकर जो है उसमें से एक बच्चा और भी निकाल ले। तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। तो तीनों का एक एक, रानी और दो बच्चों का, ये तो तीनों का एक एक हो जाएगा। भाई ने ये कहा। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से शाक काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया।
तो महादेवी कहते हैं कि ठीक है, ये करना चाहिए। भाई एक दोपहर के समय चाकू ले आया साग काटने का, कहा कि लो बहन इसका पेट चीरो। तब महादेवी कहती है कि मैं हिम्मत हार गई। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। एक समस्या और भी थी कि आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे। पेट काट तो डालेंगे लेकिन पेट वापस सिएंगे कैसे। माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। माँ के पास जो सुई रहती है उससे सीना वह संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सुझाव रामा अपनी कोठरी में रखता था जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। टाट सीने का मतलब जिसे कहते हैं ना सुयो, तो वह सुजा मतलब सुयो मोटो, तो वह रामा के पास था और वहाँ से लाना संभव नहीं था। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। तो ये जो है रेखा चित्र रानी, जिसमें महादेवी वर्मा ने रानी नाम की एक जो घोड़ी थी उसके बारे में बताया है, किस तरह से प्राणियों से लगाव। इस रेखा चित्र के माध्यम से महादेवी ने यही बताया है कि प्राणियों से हमें लगाव रखना चाहिए, प्राणियों से हमें प्रेम होना चाहिए। अगले पीरियड में आगे का देखेंगे, तब तक धन्यवाद।